हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी मैथ की पेडागोजी की क्लास। इससे पहले मैंने आपकी ईवीएस की, साइकोलॉजी की, हिंदी की, संस्कृत की, पांचों सब्जेक्ट की जो सीटेट की है आपकी सारी क्लासेस करा दी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो वो क्लासेस को जाकर भी आप देख लीजिए। आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन रखे गए हैं सारे आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन से आपको एनालिसिस होकर पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी आपने की है वो कैसी हो रही है और क्वेश्चन आपके किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो बिना स्किप किए हुए पूरी क्लास को देखना। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं सिर्फ आपसे तीन ही चीजें चाहती हूँ: क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम डेली की क्लास हमारी 6:10 से होती है, तो डेली की क्लास हमारी स्टार्ट 6:10 पर हो जाती है। तो आप डेली की क्लास को क्या है 6:10 पर देख सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चंस पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर अपने आंसर तक पहुंचेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। यानी जो गणित का पाठ्यक्रम होता है, गणित का जो सिलेबस होता है, उसके बारे में जो बात बिल्कुल ठीक है और सटीक है उस बारे में आपको बताना है कि कौन सी बात इन चार ऑप्शन में आपकी ठीक रखी गई है गणित के सिलेबस के बारे में। पढ़ लेते हैं अब एक एक करके ऑप्शंस को। देखो, क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। देखो, पेडागोजी हार्ड नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। जब क्वेश्चन हमारे समझ में आ जाता है ना, तो आंसर तक हम आराम से पहुंच सकते हैं। इसमें लिखा है समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। यानी कि बच्चों की समझ को बेहतर बनाने के लिए और क्या है, पॉजिटिव जो संख्या होती है सारी उनके कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमें उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए। क्या ये बात बिल्कुल ठीक होनी चाहिए? फिर पढ़ लेते हैं बी ऑप्शन को। बी लिखा है बीजगणित विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। यानी जो बीजगणित आपका सब्जेक्ट होता है, आपके तीन सब्जेक्ट होते हैं: अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। तो जो बीजगणित होती है आपकी, जिसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं, उनकी जो विचारों की नींव है उसे प्राथमिक स्तर पर डाल देनी चाहिए। आपको लगता है कि जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे होते हैं उन्हें हम बीजगणित पढ़ा सकते हैं क्या? उन्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर हम उन्हें उन्हें पढ़ा दिया तो ये होगा इसका आंसर। फिर भी हम क्या है, सारे ऑप्शन हमें पढ़ लिए हैं। सी देख लेते हैं। सी में लिखा है क्षेत्रफल मापन की संकल्पना। यानी कि जो क्षेत्रफल मापन के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट है उनका परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। यानी कि जो क्षेत्रफल पढ़ाया जाता है, वर्ग पढ़ाया जाता है, आयत पढ़ाया जाता है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब है आपके जो अपर प्राइमरी को होता है, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक में, क्या उसमें ये क्वेश्चंस डालने चाहिए। ये होगा एक सिलेबस बच्चों के लिए बेहतर। और डी में लिखा है आपका, डी को क्लियर से पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। डी में लिखा है आपका, डी में है, एक मिनट में आपका पढ़ रही हूँ क्वेश्चंस को। डी में लिखा है कि भिन्नों की संकल्पना का परिचय, जो भिन्न होती हैं आपकी 1/2 या 3/4 वाली जो भिन्न होती है उनकी संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। देखो, यानी कि जो भिन्न पढ़ाया जाता है बच्चों को, वो सिर्फ और सिर्फ उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को लिए ही पढ़ाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आंसर तक पहुंचाने की एक ट्रिक बता दूं। जिसमें केवल वाले ऑप्शन आते हैं ना, तो वो कभी आंसर आपका हो ही नहीं सकता। देखो, भिन्न का कॉन्सेप्ट हम छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं। इवन कक्षा तीसरी से भी बच्चों का भिन्न की संकल्पना हम सिखा देते हैं। बच्चे बटे वाले सवाल करने लेते हैं, वो वैसे बटे वाले सवाल नहीं करते हैं। उनको एक क्या होता है, डायग्राम दिया जाता है ऐसे करके। इसमें कहा जाता है कि जितने खाने फिल, पहले सारे खाने नीचे लिख दिए जाते हैं और जितने खाने फिल होने होते हैं उससे बच्चों को कहा जाता है कि बेटा देखो, जो ऊपर 3 लिखा हुआ है इतने खाने आपको फिल करने हैं। आप छोटे बच्चों की किताबें उठा के देख लेना, भिन्न का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। तो ये बात तो यही गलत हो जाती है कि केवल उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर नहीं, हम प्राइमरी स्तर पर भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब सी पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल प्राथमिक स्तर पर ही देना चाहिए। देखो, आयत हुआ, वर्ग हुआ, कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सारे बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। केवल वाली बात को तो मैंने पहले ही नकार दिया था कि केवल वाली बात कभी से कहीं तक नहीं होगी। केवल नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बी में क्या था, बीजगणित विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डालनी चाहिए। प्राथमिक स्तर का बच्चा, कक्षा 1 से लेकर 5 तक का बच्चा पढ़ सकता है बीजगणित के बारे में? बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। देखो, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को तो गुणा सिखाई जाती है, भाग सिखाई जाती है, माइनस प्लस के सवाल सिखाए जाते हैं, बट प्रॉब्लम जो होती है वो सिखाई जाती है, लेकिन बीजगणित नहीं सिखाई जाती है।
यहाँ हम प्राइमरी स्कूल के रिकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। ये बात मत सोच लेना जो हमारे प्राइवेट स्कूल होते हैं वो लोग करा देते हैं, लेकिन प्राइमरी स्तर में नहीं रखे जाते, इस बात को ध्यान रखना। जब आप पढ़ोगे तो थोड़ी सी पुस्तक की किताबों की बच्चों की देख लेना। तो अब एक ही आंसर बचा है हमारा फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में क्या लिखा था देखो, ध्यान से पढ़ना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। कैसे हो जाएगा ये जानो। समझ को बेहतर करने के लिए यानी कि बच्चों की तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव संख्या जो होती है उनका कॉन्सेप्ट और परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। देखो पहली बात तो इसमें केवल वाली बात गलत लिखी हुई है, तो केवल वाली बात को आप एक तरीके से नकार भी देना इसमें, लेकिन इसमें बाकी बातें तो ठीक लिखी है ना। जो समझ वाले होते हैं, बेहतर संकल्पना होती है, वो केवल किस में देनी चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर में ही देनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है इसमें। जो मतलब ज्यादा ही दिमाग वाले क्वेश्चन होते हैं वो किस में डालने चाहिए, उच्च स्तर पर डालने चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है इसमें। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। ये जो आपकी क्लास हो रही है, ये क्लास जो है आपकी प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो इस बात से बेफिक्र रहिए। ये जो क्लास है आपकी तैयार करी जा रही है सारी आपकी अपर और प्राइमरी दोनों क्लासेस दोनों पेपर के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। जो समझना समझाने वाले पॉजिटिव वाले क्वेश्चन होते हैं वो केवल हमें उच्च प्राथमिक स्तर पर रखने चाहिए। बाकी जो सरल वाले क्वेश्चन होते हैं हम किस में रखते हैं, प्राइमरी में रखते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका सन 2018 के पेपर में आया था। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि सेकंड है प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। जो प्राथमिक स्तर होता है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो क्लास होती है, उसमें प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों, त्रिभुज क्या होते हैं हमारे, यही तो होते हैं, त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय यानी कि जो इनका कॉन्सेप्ट है उनका परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को चुनिए यानी कि पहचानिए। यानी कि आपने एक त्रिभुज बनाया है प्राथमिक स्तर पर, बच्चों को बता दिया है कि बेटा ये क्या है, तो बच्चों को आपको कॉन्सेप्ट समझाना है कि इसको किस प्रकार से बनाया गया है, कि इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। टीचर ने बताया, तो जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा बेहतर तरीके से इसके बारे में बताया गया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट में लिखा है बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यानी कि जब हम उन्हें पढ़ाएंगे त्रिभुज के बारे में तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे त्रिभुज प्रस्तुत कर देने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। यानी कि त्रिभुज त्रिभुज की आकृति उन्हें दिखानी चाहिए और बाकी जो आकृति होती है वर्ग की हो, आयत की, उन्हें उनके सामने नहीं रखनी चाहिए। ये क्वेश्चन में पूछा, ये कहा है इस ऑप्शन में कि ये बात बिल्कुल ठीक होगी। अगर हम त्रिभुज पढ़ाएंगे बच्चों को तो क्या हम अन्य आकृतियों को दूर कर देंगे। बी है बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व, एक मिनट में ऑप्शन देख लेती हूँ, चारों ऑप्शंस को ऐसे रख ले रही हूँ ना, ठीक है। यही तीन ऑप्शन रह गए हमारे पास में। यह है बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज यानी कि जितने भी प्रकार के त्रिभुज होते हैं, देखो एक त्रिभुज आपका इस प्रकार से भी बन रहा है ना, ये भी आपका त्रिभुज ही है, ये भी तो आपका त्रिभुज है, उल्टा बना दो सीधा बना दो बनेगा त्रिभुज है। तो सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। यानी कि जब आप बच्चों को त्रिभुज पढ़ा रहे हो तो उसके कॉन्सेप्ट को जब समझा रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए, त्रिभुज के साथ साथ अन्य आकृतियां भी रख देनी चाहिए। कि यह बात बिल्कुल ठीक होगी। फिर सी है सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे देनी चाहिए। यानी कि पहले उसे परिभाषा बता दो बच्चों को प्राइमरी स्तर में, फिर त्रिभुज दिखाना, कि ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर डी है भ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज और हाई प्रस्तुत कराने चाहिए। ये त्रिभुज ही होगा, सॉरी ये ई नहीं आएगा है ना। इसमें ना भ्रांति से यानी कि बच्चों को भ्रम ना हो, मतलब कि त्रिभुज देखकर, समबाहु त्रिभुज देखकर तो इन्हें भ्रांति यानी कि प्रॉब्लम ना हो बच्चों को, इसलिए उन्हें केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए। तो क्या ये बात बिल्कुल ठीक होगी। मैं फिर से क्वेश्चन को अगेन रिपीट कर रही हूँ, उन्होंने ये कहा है कि जो आप एक शिक्षक हो, आप त्रिभुज के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा त्रिभुज के बारे में पढ़ाने के लिए। तो कौन सी बात इसमें बिल्कुल ठीक है त्रिभुज को पढ़ाने के लिए। तो देखो ये बताओ, अगर हमें त्रिभुज पढ़ाना है तो हम केवल समबाहु त्रिभुज ही दिखाएंगे, बाकी त्रिभुज नहीं दिखाएंगे। फिर बच्चों को त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में कैसे डिफरेंट पता चलेगा अगर हमने उसे समबाहु त्रिभुज दिखा दिया, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। मान लो आपको एक एप्पल पढ़ाना, मतलब सेब के बारे में पढ़ाना और नाशपाती के बारे में पढ़ाना, तो आपने क्या करा, एप्पल एप्पल बच्चों को दिखा दिया, नाशपाती नहीं दिखाई। जब आपने नाशपाती उसको नहीं दिखाई तो वो तो डिफरेंट ही नहीं कर पाएगा। जब वो डिफरेंट नहीं कर पाएगा तो वो तो एप्पल को भी नाशपाती कह देगा, जब उसे पता ही नहीं होगा तो, जब आप बताओगे नहीं, तो ये बात बिल्कुल गलत है।
सी में है कि सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा, देखो परिभाषा नहीं देनी चाहिए बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं, परिभाषा अगर वो पढ़ लेते फिर उन्हें एग्जाम्पल ही क्यों दिए जाए। छोटे बच्चों को जो चीजें हम अगर उदाहरण देख के ज्यादा से ज्यादा उनके समझ में आता है, जो चीज उनके सामने रख दी जाती है वो समझ सकते हैं। अब त्रिकोण आकार का कोई भी सामान उनको दिखा दोगे तब वो समझ जाएंगे। आप कहोगे बच्चों जोकर की जो टोपी होती है वो भी त्रिकोण आकार की होती है, तब वो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे आंसर तक। लेकिन अगर आप कहोगे ना त्रिभुज की परिभाषा, तो वो उनके समझ में कभी नहीं आएगी। बी है, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज में अन्य आकृति प्रस्तुत करानी चाहिए, यानी कि ये करना चाहिए। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। फर्स्ट में बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत करने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों को दूर करना चाहिए। देखो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप त्रिभुज पढ़ा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं खाली त्रिभुज त्रिभुज की आकृतियां उनको बताओगे, बाकी चीजों को उनसे दूर कर दो। कभी ना कभी तो आपको उन्हें पढ़ाना होगा। इसका राइट आंसर आपका बी है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं है। बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज में अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए ताकि वो डिफरेंट कर सके, है ना। अब जोकर की टोपी इस तरीके से होती है, वो अगर उल्टी करके भी तो रख सकते हैं ना हम उसको। आइसक्रीम की कोन को हम क्या कर समझा सकते हैं कि बच्चों देखो ये त्रिभुज है और ये किसकी तरह है, जैसे आपने आइसक्रीम कोन आइसक्रीम खाई है बच्चों, और आपने क्या नाम है जोकर की टोपी देखी है, तो ये सब क्या होती हैं आपकी, ये सब आपके त्रिभुज होते हैं। और बाकी आकृतियों के एग्जाम्पल भी आप दे दोगे। तो इससे क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो पेडागोजी में सिर्फ भाषा को समझना है, बाकी आपकी पेडागोजी कभी हार्ड नहीं होती है। और क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, बाकी पूरी मेहनत करूंगी मैं आपके लिए ताकि आपका सी टेट में ज्यादा से ज्यादा मैं मदद कर सकूं। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा है। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती, यानी कि एक मारिया नाम की लड़की है और एक शहनाज नाम की लड़की, उनके द्वारा 100 में से 5 सब्जेक्टों के मार्क्स आए हैं उनके स्कूल में। मान लो ये दोनों फ्रेंड्स हैं, एक क्लास में ही पढ़ती हैं, तो इनके अलग अलग मार्क्स आए हैं। ये मारिया के मार्क्स है, ये शहनाज के मार्क्स है, और ये पांचों सब्जेक्ट के इनके मार्क्स दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपका सन 2018 में पूछा गया था मैथ की पेडागोजी में। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा गया, इस पर ध्यान रखना। तो इन्होंने कहा है देखो अंग्रेजी में मारिया के कितने हैं, 74 है। शहनाज के कितने हैं, 81 है। गणित में 88 है और 78 है शहनाज के। ये ध्यान देख लो किसमें क्या क्या सब्जेक्ट है। सामाजिक विज्ञान में 65 मार्क्स इसके हैं मारिया के और 77 मार्क्स इसके हैं शहनाज के। और हिंदी में 73 मार्क्स किसके, मारिया के, और 72 है शहनाज के। विज्ञान में 90 मार्क्स हैं किसके, मारिया के, और 82 मार्क्स है शहनाज के। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इनमें पूछा क्या है। इन्होंने पहले क्वेश्चन तो बता दिया, अब ये कहा है इन्होंने क्वेश्चन में आपसे कि ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानें, यानी कि कौन सी बात बिल्कुल ठीक है इन दोनों में। अब इनके ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। अभी क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखना। इनके ऑप्शन पढ़ के बताना कि कौन सी बात इनमें ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। अब पढ़ ले रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आपके, पिछले साल भी इसमें से एक क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर को उठाकर देख लेना। उन्हीं की रिकॉर्डिंग एक क्लास मैंने तैयार करी है ताकि आपकी अच्छे से मदद हो सके। फर्स्ट में लिखा है गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में से मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। यानी कि जो गणित के मार्क्स हैं और विज्ञान के जो मार्क्स हैं, गणित सब्जेक्ट तो विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक यानी कि शहनाज के दोनों सब्जेक्टों के मार्क्स मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। तो ये बात ठीक होगी, यानी कि उसके गणित के और विज्ञान के इतने मार्क्स हैं कि वो जो सॉरी मारिया है उसके कुल प्राप्तांक से अधिक है, ऐसा हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, है ना। पहले शहनाज के देख लेते हैं दोनों सब्जेक्टों के कितने मार्क्स हैं। शहनाज की बात हुई थी अंग्रेजी नहीं सॉरी गणित की और विज्ञान की, तो गणित में है इसके 78 और विज्ञान के हैं इसके 82। तो ध्यान रखना 78 है और 82 है। और बाकी में क्या है देखो, मारिया के, लेकिन मारिया के तो 90 मार्क्स ही हैं उसमें किसमें, विज्ञान में, उसके तो सबसे ज्यादा मार्क्स हो जाएंगे। पूरे प्राप्तांक में कैसे अधिक हो जाएंगे मार्क्स, बिल्कुल गलत है, ये बात गलत है, क्योंकि मारिया के ज्यादा है शहनाज के कम है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। बी लिखा है, पढ़ लेते हैं इसको। भी लिखा है मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, यानी कि उनका जो टोटल है वो समान है। देखो अभी मान लो, जोड़ना मत आप लोग, ऐसे ही देख लो पता चल जाएगा कि दोनों के समान है या नहीं है। देखो नहीं हो सकते, इसके 74 है या 81 है, कितने मार्क्स ज्यादा हो रहे हैं, कितने मार्क्स ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ पर 74 मार्क्स दे रखे हैं इसके, इसके बल्कि 7 मार्क्स ज्यादा है इसमें।
है ना। 88 है यहाँ पर, और यहाँ पे कितने 78 है, 2 और 8 10 मार्क्स यहाँ पे कम है उसके, है ना। और 65 यहाँ पर है, और 77 मार्क्स हैं शहनाज के, तो इसमें कितने हो जाएंगे, यहाँ 7 मार्क्स का कम है। सॉरी 7 नहीं है, 65 है। 7 तो 7 तो इसमें ऐसे ही हो गए, 5 5 और 7 कितने हो जाएंगे आपके, 5 और 7 12 मार्क्स की कमी है यहाँ तो देखो इतना तो अंतर आ रहा है दोनों के मार्क्सों में, तो कैसे बैठ जाएगा कबर, अब देख लो। समान नहीं है इन दोनों के मार्क्स, समान नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी। फर्स्ट वाला भी गलत जा रहा है आपका, सेकंड वाला भी गलत जा रहा है। फिर चलो तीसरा और पढ़े थे, भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रति एक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। भाषाओं को छोड़कर, भाषा का मतलब है आपकी हिंदी भाषा का मतलब, हिंदी को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त करे हैं। ये बात सही है, देख लेते हैं कि मारिया ने हिंदी को छोड़कर शहनाज से अधिक अंक प्राप्त करे हैं, देख लेते हैं। मारिया ने हिंदी को छोड़कर, ये मारिया है आपकी और ये शहनाज है, देखो मैं दिखा रही हूँ फिर से, ये मारिया है ये हिंदी है। हिंदी का, हिंदी में 73 मार्क्स हैं, बाकी में इसने सबसे ज्यादा मार्क्स अंक ग्रहण किए हैं क्या शहनाज से, यहाँ 74 है अंग्रेजी में, और शहनाज के तो 81 है, गणित में 88 है, इनके 78 है, इसके 65 है सामाजिक में। ये बात भी गलत है, अरे ये बात भी गलत है भाई। अब पढ़ लेते हैं डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन डी है, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देख लेते हैं मारिया ने कौन से 2 विषयों में शहनाज से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, एक बार देख लेते हैं कौन से हैं। देखो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, मारिया ने 2 सब्जेक्टों में अंक ज्यादा प्राप्त करे हैं, बाकी में सब में सही है, यहाँ 74 है, यहाँ 88 है। देखो हाँ, गणित में ज्यादा मार्क्स आए हैं मारिया के, जो मारिया नाम की लड़की है उसने शहनाज से 2 सब्जेक्टों में अधिक अंक प्राप्त करे हैं। देखो हाँ, गणित में क्या है, मारिया के 88 है, लेकिन शहनाज के 78 है। बाकी में देख लेते हैं, हाँ एक सब्जेक्ट देखो ये भी रहा 90 मार्क्स, क्योंकि उसने विज्ञान में क्या करा है, मारिया ने 90 मार्क्स लिए लेकिन शहनाज ने 82 मार्क्स लाए हैं। यही कथन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में, यही बात तो बोली थी कि मारिया ने शहनाज से 2 सब्जेक्टों में अंक ज्यादा प्राप्त करे हैं, 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त करें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं अधिकतर, ये आपका सी टेट में आया था सन 2018 के सेकंड, ये अपर प्राइमरी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ, नहीं प्राइमरी का ही क्वेश्चन है, प्राइमरी लेवल में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इस टाइप का, तो डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और, बस ध्यान से करना, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको इन क्वेश्चंस में, जल्दबाजी की वजह से हमारे क्वेश्चन भी छूट जाते हैं और गलत भी हो जाते हैं। अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है। फोर्थ में लिखा है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। देखो मैं आपको वांछनीय का मीनिंग बता देती हूँ, वांछनीय का मीनिंग होता है बिल्कुल करेक्ट, यानी कि कौन सी प्रक्रिया सर्वोत्तम और अच्छी है। एक वांछनीय होता है, एक अवांछनीय होता है। अवांछनीय का मतलब होता है जो बिल्कुल क्लियर नहीं होती, बात बिल्कुल सही नहीं होती है। इन शब्दों जो है ये कीवर्ड को ध्यान से रखना है, यही छोटे छोटे शब्द आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में, यानी कि जब आप एक गणित के शिक्षक हो और आप बच्चों को पढ़ाओगे, उनको शिक्षण दोगे, तो इसके बारे में से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया यानी कि कौन सा कार्य सबसे बेस्ट रहेगा, ये आपसे पूछा है। पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को। ए लिखा है, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना, यानी कि बच्चों को परीक्षा से बचना चाहिए। जब आप पढ़ा रहे हो तो खुली पुस्तक यानी कि आपने पुस्तक खोलकर उन्हें क्या है परीक्षा करा रहे हो, तो इससे बचना चाहिए, ये बात ठीक रहेगी। बी है, बच्चों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें, यानी कि बच्चों को ये बताओगे आप शिक्षक होने के नाते, जो आपने प्रश्न हल करे हैं तो जो आपने राइट आंसर दिया है ना उसी को सही माने, बाकी बच्चों को क्या आंसर आ रहा है और कैसे आंसर आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कि ये राइट आंसर होगा। सी है, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, यानी कि बच्चों को क्या है डाउट ना हो, और बच्चे क्या ना करें, भ्रांति का मतलब होता है किसी भ्रम में ना रहे, भ्रम को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या होते हैं, मुक्त उत्तर प्रश्न वाले होते हैं आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है एक प्रश्न का कई तरीके से हल निकालना, कोई सा भी क्वेश्चन हो, इस दुनिया में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना जिसका आंसर नहीं है, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसके 2 या 3 तरीके नहीं होते। तो ये कहा है कि बच्चों को भ्रम ना हो जाए, इस वजह से मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। देखो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक उत्तर के कई तरीके से प्रश्न बच्चा दे सकता है।
इस एबल होते हैं बच्चे भी और टीचर भी, तो यही नहीं है कि एक ही तरीका अपनाया जाए बच्चों के साथ में। फिर डी पढ़ लेते हैं। डी में लिखा है संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को उत्साहित करना चाहिए। संकल्पना का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों को समझाने के, उनको अंतर्दर्शी यानी कि मन की दृष्टि से देखना चाहिए और अच्छी दृष्टि से समझकर बच्चों को क्या है प्रेरित करना चाहिए पढ़ने के लिए, कि ये बात बिल्कुल बेहतर होगी बच्चों को गणित शिक्षण देने का। तो देखो सभी बेस्ट में से आंसर इसका डी ही आ रहा है, कि जो कॉन्सेप्ट होता है उसे अच्छी तरीके से देखभाल कर बच्चों को समझ बनाकर, उनके रिकॉर्डिंग समझ बनाकर उत्साहित करना चाहिए ताकि वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। अब मान लो आप फॉर्मूलाज लगा रहे हो, आपने सिर्फ एक ही तरीका बता दिया बच्चों को, नहीं बच्चों आपको इसी तरीके से करना है, तो बच्चा इसमें बोर हो जाएगा। वो कहेगा कि सिर्फ टीचर अपनी मनमानी करते हैं। आपने सुना भी होगा बच्चों को, अगर बच्चा कहेगा नहीं मैडम इस तरीके से भी आंसर आ सकता है, तो टीचर क्या कर देते हैं, उसे नकार देते हैं, और ये बात गलत होती है। कभी बच्चों को मुक्त अंतर देने से कभी मना नहीं करना चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए कि और कौन सा तरीका हो सकता है बच्चों इसका हल करने का। तब वहां पर क्या बच्चा अपना दिमाग लाता है और क्या करता है, वो अपना विकास करता है दिमाग का। बीता के बच्चों को बताना चाहिए प्रश्नों को हल करने का, वही एक निर्धारित कॉन्सेप्ट थोड़ी ना हो जाएगा भाई। जो आपने तरीका अपना दिया कि उसी तरीके से बच्चे हल करेंगे, हल करने का तरीका हो सकता है, आपको तो आंसर से मतलब है ना। तो फिर आपके अनुसार बच्चे चल रहे हैं, फिर वो अपनी कब चला रहे हैं। फर्स्ट में क्या था कि खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, यानी कि परीक्षाओं से बचवाएंगे हम बच्चों को तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, इसे पढ़ लेते हैं। फिफ्थ में लिखा है गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। यानी कि आप एक गणित की शिक्षक हो, आपने कुछ प्रश्नों के मतलब प्रश्न लिखे हैं बच्चों के लिए। तो अब पढ़ लेते हैं वो क्या क्या प्रश्न है। मैं एक बार आपको क्वेश्चन इसे पूरी तरीके से दिखा देती हूँ, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें आपको बतानी है कि कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन रहेंगे बच्चों से प्रस्तुत करने के लिए। आप एक टीचर हो, प्राइमरी के टीचर हो, तो आपको बच्चों को प्रश्न देने हैं, तो किस टाइप का प्रश्न सही होना चाहिए ये पूछा गया एक तरीके से। इसमें लिखा है उस आयत का क्या क्षेत्रफल है। उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप जो है 30 सेंटीमीटर होगा। क्षेत्रफल निकालना है बच्चों को इसमें आयत का, तो वो क्या करेगा, विकर्ण दे दिया, ये परिमाप दे दिए और ये उसकी क्या है एक भुजा दे दी है, तो फॉर्मूला निकाल के वो लगा सकता है ना। बी देख लेते हैं। बी में लिखा उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यिका 4 है, यानी कि जो माध्यिका और मध्य और क्या पढ़ा जाता है, आपके 3 रूल होते हैं ना, बहुलक बहु, वो पढ़ाए गए हैं। तो उसमें क्या है एक समुच्चय दिया गया है, उसमें जो माध्यिका 4 है उसका आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन दिए गए बच्चों को। सी है 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। बच्चों से कहते हैं बच्चों 0 से लेकर 8 तक के बीच में जितनी भी संख्या है अभाज्य संख्या है उनकी सूची बनाइए। अब डी पढ़ लेते हैं, डी ऑप्शन में क्या कहा था, ये देख लेते हैं। डी पढ़ लेते हैं, डी ऑप्शन में क्या कहा है। डी में लिखा है आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। यानी कि जो आयत होता है इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आपको पता है, ये कैसे बनता है, इसमें कितनी भुजा होती हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको ये किस किस में उपयोग हो सकता है, इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको वो मुझे बताइए। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब पढ़ लेते हैं इसके ऑप्शन। अब तो सारे क्या है, आपने ये बातें जो स्टेटमेंट 4 दिए गए थे, अब पढ़ लेते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन में क्या पूछा गया है, देखो ऑप्शन से पता चलेगा क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ऑप्शन में लिखा है ए बंद सिरे वाला प्रश्न है और बी सी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। देखो बंद सिरे और मुक्त सिरे वाली बात मैं आपको एक बार क्लियर करा देती हूँ अच्छी तरीके से। आप ये सोच रहे हो कि मुक्त सिरा और बंद सिरा क्या है। देखो आपकी होती है थिंकिंग दो प्रकार की, एक होती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक होती है आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग। जो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो होती है उसमें आपके आइडिया ही आइडिया होते हैं। मतलब कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, या मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आपसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा, तो आपके पास में मल्टीपल चॉइस है, आइडिया ही आइडिया है कि उस क्वेश्चन का आप आंसर किस प्रकार से दे सकते हो, है ना। आपसे मान लो किसी ने पूछा कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, तो एक तो आपने परिभाषा दे दी, आपने कह दिया किसी वस्तु के नाम को, किसी जगह के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं, ये कुर्सी है ये भी संज्ञा है, ये मेज है ये भी संज्ञा, तो बहुत सारे आइडिया निकाल के आप आंसर देख सकते हो। ये कहलाती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि एक क्वेश्चन के
बहुत सारे आंसर हो सकते हैं और बहुत सारे आंसर की निकालने के हल के तरीके भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन को हम कई प्रकार से हल कर सकते हैं। ये होती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है आपकी? ये लिखा है आपका आंसर, आंसर ही आंसर होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग में, जो फैक्ट होता है बिल्कुल। अब आपसे किसी ने पूछा कि परिभाषा मतलब कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, तो आप वही रटी रटाई बोल दो कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कह सकते हैं। लेकिन उसे अलग तरीके से भी तो बता सकते थे ना, जिससे सही समझ में आ जाए। तो इसमें फैक्चुअल वाली बात आ जाएगी सारी। कन्वर्जेंट थिंकिंग में सिर्फ जो एक आंसर होगा वही आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई पूछ ले आपके ये 2 5 या कितने होते हैं, तो आप 10 कहोगे, तो ये बिल्कुल फैक्ट बात हो गई है। लेकिन ये भी तो कह सकते हो अगर हम टू में टू टू को 5 बार जोड़ दें तब भी हमारा 10 आंसर आ जाएगा। क्या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि टू टू को हम प्लस कर रहे हैं 5 बार ही तब जाके 10 आंसर आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में बिल्कुल करेक्ट आंसर है और एक्यूरेट एक ही बात, फैक्चुअल बात बता देती है। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप कई प्रकार से आंसर दे सकते हो, और इसे ही कहा जाता है आपके मुक्त प्रकार, मुक्त सिरे वाले प्रश्न, डाइवर्जेंट थिंकिंग को। और कन्वर्जेंट थिंकिंग को कहते हैं बंद प्रकार के प्रश्न, यानी कि बंद सिरे के प्रश्न। अब आप समझ गए होंगे कि बंद सिरे के प्रश्न कौन से हैं और मुक्त प्रश्न कौन से हैं। अब हम चलते हैं अपने आंसर की ओर। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये बात डायग्राम के तौर पर समझा दी। अब पढ़ लेते हैं। देखो, ध्यान से क्वेश्चन करना। देखो, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने जल्दबाजी की वजह से अपने कुछ क्वेश्चन गवा दिए थे, तो मैं उसका अफसोस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो। तो इसमें लिखा था कि ए बंद सिरे वाले प्रश्न है, यानी कि जो प्रश्न ए दे रखा है, ऑप्शन में आपके ए दे रखा है वो बंद सिरे वाला है। बाकी बी सी डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। अब देख लेते कि ये बात सही है। पहले ए को देख लेते कि बंद कहाँ से है, बंद सिरे वाला कहाँ से है। देखो, पढ़ लेते हैं फिर से ऑप्शन को। सबसे पहले तो ऑप्शन ही पढ़े जाएंगे। इसमें लिखा है उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 3 सेंटीमीटर है। देखो, ये बताओ ये मुक्त सिरे वाला है या बंद सिरे वाला है? ये आपका बंद सिरे वाला है। कैसे? अब ये मैं आपको बताऊं। देखो, इसमें आपने क्वेश्चन दे दिया तो बच्चा फॉर्मूला लगा के आंसर लगा देगा। इसमें अलग तरीका कौन सा लगा रहा है बच्चा इसमें? वो तो फॉर्मूले, इसमें फॉर्मूला ही फॉर्मूला लगना है, हर हालत में लगना है। इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं लग पाएगी, कन्वर्जेंट थिंकिंग लग पाएगी। ये बात इन्होंने बोली है ना। और इन्होंने बोला है कि बाकी जो हैं, यही तो बोला था, ये तो बंद सिरे वाला है और बाकी जो है आपके मुक्त हैं, मुक्त सिरे वाले हैं बी सी डी। देख लेते हैं बी सी डी आपके मुक्त सिरे वाले भी हैं क्या। देखो, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। बेटा, इसमें भी तो आप कोई सा भी समुच्चय दे दोगे। उन संख्या का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसका माध्यमिक 4 है, वो भी आप क्या उसी में ही से निकाल के दे दोगे 10 12 संख्याओं में से। और सी में लिखा है 0 में से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची, यानी कि 0 से लेकर 8 तक की जितनी भी गिनती हो जाएंगी उसी में से आपको अभाज्य संख्या बतानी है। तो इसमें आपने अपनी तरफ से क्या बताया? तो इसमें तो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। फैक्चुअली आंसर दोगे, फैक्चुअल आंसर दे सकते हो, इन दोनों में आप फैक्चुअल आंसर दे सकते हो। आइडिया नहीं लगा सकते आप, इसमें निकालोगे तभी आंसर दोगे। डी में लिखा है आयतों के बारे में, जो आयत होता है आपका उसके बारे में आपको जो गणितीय जानकारी है, गणितीय जानकारी मुझे बताओ। हाँ, देखो ये है आपका मुक्त अंत वाला प्रश्न। कैसे? देखो, ये आयत है, ये आयत है। बच्चों को सिर्फ आय, कुछ को बच्चों को आयत के बारे में पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। कुछ को पता होगा कि इसका आकार ऐसा है, इसके आमने सामने की जो भुजा होती है समान होती है ना। इसे लंबाई कहा जाता है, इसे चौड़ाई कहा जाता है। बच्चा ये भी बता सकता है इसका फॉर्मूला ये होता है, और इसका हम जब माप करते हैं तो किसके आधार पर कर सकते हैं? तो बच्चे कहेंगे ब्लैक बोर्ड के आधार पर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, बच्चों के पास साथ बहुत सारे आइडिया हैं आयत के बारे में बताने के लिए। तो ये क्या है आपका मुक्त सिरे वाला प्रश्न है, बंद सिरे वाला नहीं है। इसमें दिमाग खुलकर बच्चे आराम से अपने इसके आयत के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। चाहे बच्चों को 2 लाइन ही पता हो आयत के बारे में, तो वो आराम से बता देगा, ब्लैक बोर्ड की सहायता से देखकर भी बता देगा। लेकिन जो ऊपर के जो प्रश्न है ना तीनों, उसमें फॉर्मूला लगेगा या उसे फैक्चुअल आंसर ही देना है, कुछ और आंसर नहीं दे दिया। अगर कुछ और आंसर दे देगा तो वो गलत हो जाएगा। ये ही डी ही आपका एक है जो मुक्त सिरे वाला प्रश्न है, बाकी तीनों बंद सिरे वाले प्रश्न है। अब देख लेते हैं ये बात किस वाले, कौन से वाले थॉट में लिखी हुई है ऑप्शन में, वहीं हम अपने राइट आंसर पर पहुंच जाएंगे। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, इसमें लिखा है ए व सी बंद सिरे वाले हैं और बी और डी मुक्त सिरे वाले हैं। देखो, बी भी मैंने आपको बता दिया, वो भी क्या है आपका बंद वाला, क्योंकि 0 से लेकर 8 तक की बात हो रही है। बी वाले में भी तो ए बी सी में आपके बंद सिरे हैं तीनों में, और डी ही आपका मुक्त सिरे वाला है। ये भी नहीं होगा।
ये भी कट जाएगा। थर्ड है ए बी बंद सिरे के प्रश्न है, सी डी मुक्त प्रश्न है। बिल्कुल गलत है ये बात पे। हमने क्या पढ़ा है, ए बी सी बंद सिरे वाले प्रश्न और डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। देखो यही आपका राइट आंसर है और ये ऑप्शन में रखा हुआ है। यही तो मैंने आपको बताया, तीनों में फॉर्मूला लग रहा है, तीनों में सिर्फ फैक्चुअल आंसर आएगा। लेकिन जो डी वाला आंसर है उसमें कई प्रकार के बच्चे अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट मत करना, आराम से देख कर जाना और आंसर देकर आना अपना। ठीक है, बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, इसे भी फटाफट से पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। यानी कि इन चारों बातों में ऐसी कौन सी बात है जो गणित के शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। देखो संकीर्ण से मत डर लेना, एक संकीर्ण होता है एक बहुसंकीर्ण होता है। संकीर्ण यानी कि एक प्रकार से अच्छा उद्देश्य कौन सा है गणित को पढ़ाने के लिए। गणित को पढ़ाने के लिए ये लिखा है बच्चों को संख्या और संख्या पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। यानी कि संख्या और संख्या पर होने वाली संक्रिया, संक्रिया का मतलब होता है एक क्रिया होती है, कॉन्सेप्ट होती है। जब देखो दो होती है संख्या है ना, प्लस क्या कर दें हम इसे 4 कर दें, तो क्या हो रहा है, इन्हें जोड़कर आंसर हम निकाल देते हैं, क्या आएगा इसका आंसर 6 आ जाएगा। तो क्या बच्चों को संख्या और संख्या पर होने वाली क्रिया, क्रिया की हुई है प्लस कर दिया, पर संचालन करने में निपुण, यानी कि इन्हें जोड़ने में, घटाने में, भाग करने में बच्चों को निपुण करना चाहिए। ये उद्देश्य होना चाहिए गणित पढ़ाने का। ठीक है, बी लिखा है बच्चों में सामान्यकरण की क्षमता का विकास करना चाहिए। यानी कि जो बच्चे हैं उनमें सामान्य क्षमता जो होनी चाहिए गणित को पढ़ने की, सामान्य क्षमता की बात कर रहा, उसका विकास करना चाहिए। ये बताओ सामान्य क्षमता हम बच्चों में भरेंगे, तर्क नहीं करना सिखाएंगे क्या, सिर्फ हमें गणित की सामान्य बातें थोड़ी ना बता देंगे भाई, ये बात तो गलत हो जाएगी। सामान्य नहीं पढ़ाना, हमें बच्चों को सामान्य भी पढ़ाना है और तर्क भी लगवाना है, तब हम गणित पढ़ाएंगे, क्योंकि सामान्य से गणित में काम नहीं चलता है। तो बी वाला तो आपका कट गया क्योंकि इसमें बात ही निगेटिव लिखी थी। ये देख लो सी में लिखा है बच्चों में सुव्यवस्थित तर्क को उत्साहित करना। हाँ ये बात ठीक है, सुव्यवस्थित रूप से, यानी कि सुव्यवस्थित बिल्कुल व्यवस्था के अनुसार ही बच्चों को तर्क तर्क सिखाना चाहिए, दिमाग को समझाने को उत्साहित करना चाहिए। तो सिर्फ तर्क ही सिखाना चाहिए और कुछ नहीं सिखाना चाहिए। अगर हम गणित में तर्क लगाना ही सिखा देंगे तो फिर बच्चा और कैसे काम करेगा, सिर्फ तर्क ही लगाएगा। डी है बच्चों में कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास। जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपके लिखित वाले क्वेश्चन आएंगे, आपके पेपर में भी आते हैं सीटेट में, कि जो आपकी संख्या दे रखी है, यानी कि ये कह सकते हैं जो अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, बात सही है ये नहीं है। या फिर आपकी बता सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक में जो है आपकी कौन सी विषम संख्या और कौन सी सम संख्या होती है। तो इसमें के जो सत्य असत्य वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं का ही विकास करना चाहिए बच्चों में, उन्हीं की योग्यता का विकास करें, बाकी चीजें नहीं सिखानी चाहिए। देखो ये बात गलत है, सत्य असत्य से ही दुनिया नहीं चल सकती है। अब आप इसको, अगर आप बच्चों को पैसे लेकर दुकान पर भेज दोगे तो वहां सत्य असत्य नहीं करेगा, वहां पे उसे गुणा जोड़ करना पड़ेगा, तब जाके वो सामान लेकर आएगा, वरना पैसे भी छोड़ कर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी में बात बिल्कुल करेक्ट लिखी है कि बच्चों को संख्या और संख्या पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना चाहिए। यानी कि दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणा करना, दो संख्याओं में विभाजन करना सिखाना चाहिए, तभी बच्चा निपुण बनता है गणित में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको और भी बेहतरीन क्लासेस ला सकूं। आपकी 2 मैथ की क्लासेस ऑलरेडी पहले भी हो गई है, पहली क्लास नहीं देखी तो वो देख लेना। उसके अलावा अब आपकी क्या है, रिवीजन चलेगा, तो रिवीजन के लिए मैं आपकी बहुत सी क्लासेस लेकर आने वाली हूँ सभी सब्जेक्टों की। 7th को पढ़ लेते हैं। 7th में लिखा है माध्यमिक स्कूल में 2 दशमलव वाकई वाली है, ये सॉरी वाली होगा है ना, यहाँ बाली लिखा है, दशमलव बाली। माध्यमिक स्कूल में, माध्यमिक का मतलब है एक से कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो स्कूल होते हैं। ये जो क्लास है आपकी प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए पेडागोजी करा रही हूँ मैं, आपको अलग से क्लासेस नहीं बना रही हूँ, दोनों में एक नहीं है। माध्यमिक स्कूल यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक में स्कूल में 2 दशमलव, जो दशमलव वाले होते हैं, संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना। यानी कि मान लो ये 2 है, इसमें भी दशमलव लगा हुआ है ना, गुणनखंड का साइन लगा दिया, यहाँ पे भी पोल लगा दिया, यहाँ पे भी दशमलव का साइन लगा दिया। तो इनकी संकल्पना का परिचय देने के लिए, इनके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति होनी चाहिए। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को आपको पढ़ाना दशमलव के गुणनफल, ठीक है।
तो उसमें कौन सी बात बेहतर तरीके से हमें बच्चों को समझानी चाहिए ताकि उनके समझ में आ जाए, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। पढ़ लेते हैं सारे ऑप्शंस को, क्या होगा इसका राइट आंसर। ये लिखा है महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम है, यानी कि जो गुणनफल किया जाता है एक संख्याओं में वो विभाजन का ही प्रतिलोम है, यानी कि उन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, विभाजित भी कर सकते हैं। जब हम गुणनफल करते हैं तो विभाजन का रूप भी बन जाता है, विभाजन करने के बाद हम गुणनफल करते हैं तब भी क्या आ जाता है हमारा, सॉरी, विभाजन करने के बाद में भी हम गुणनफल कर भी आंसर आ जाता है। आप लोगों ने जब पढ़ा होगा और पढ़ाया भी होगा बच्चों को, ऐसे करते हैं, यहाँ पे कोई डिजिट रखी जाती है और यहाँ पर कोई, जब हमारा राइट आंसर होता है तो कुछ क्वेश्चन की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ वाले आने वाले आंसर को, आने वाले आंसर को क्या है, इससे मल्टीपल कर देते हैं, तो हमारे बीच की संख्या हमें मिल जाती है। ऐसी तो करते हैं हम लोग। देखो ये एक सवाल है, जैसे आपसे पूछा जाएगा 2 के टेबल में 18 आता है तो 6 बार में आता है 18, तो आपने तो इसका आंसर निकाल के दिखा दिया कि 18 आता है, ये पूरा पूरा कट गया, तो दो, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 9 आएगा, सॉरी 9 आता है ना, या 9 आ जाएगा कि 2 9 या 18 होते हैं, दोनों में 18 होते हैं। आपने ये सवाल समझा दिया बच्चों को। फिर अब इसके उत्तर की जांच करने के लिए क्या करते हैं, हम 9 की 2 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, है ना, मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 में 18, तो ये आंसर हमें मिल जाता है। तो ये क्या कहलाता है, इसका प्रतिलोम कहलाता है, कि जो गुणनफल है वो विभाजन का प्रतिलोम होता है। क्या ये बिल्कुल बेस्ट तरीका हो जाएगा, मतलब बच्चों को पढ़ाने का तरीका, सिखाने का, चाहे दशमलव वाली संख्याओं को ही सिखाया जाए। फिर यह महत्व दिया जाना चाहिए कि जो गुणनफल है संख्याओं का बार बार योग है, यानी कि जो गुणनफल कराया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो संख्याओं का बार बार से जोड़ना होता है। जो गुणनफल निकलता है हमारा, गुणनफल जैसे 2 के पहाड़े में 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 8 आता है, तो वो क्या है, वो एक तरीके से संख्याओं का योग भी तो है। ये बात भी बिल्कुल ठीक हो सकती है। फिर है सी है, संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए, मतलब विधि पूर्वक उन्हें बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए कि इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को किया जाएगा। डी है, प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। तो बताइए कि चित्र के द्वारा बच्चे सीख जाएंगे दशमलव के सवाल, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये तो होगा नहीं, देखो चित्र नहीं बताए जाएंगे, चित्र नहीं बताए जाएंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। मैंने आपको ऑप्शन समझा दिए कि माध्यमिक स्कूल में 2 दशमलव वाली संख्याओं का गुणनफल सिखाना है, तो कैसे सिखाओगे, देखो गुणनफल कैसे होगा, बार बार योग से सिखाया जाएगा, बार बार योग से तो हम सिखा देंगे, लेकिन दशमलव कैसे सिखाएंगे, तो संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है उसे समझाने के लिए कलन विधि जो होती है, ऐसे करके आपने पढ़ाया होगा, ऐसे उसमें दशमलव संख्याएं होती हैं लिखी हुई, तो इसका उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। देखो ये दोनों बातें गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम दशमलव कैसे पढ़ा देंगे इसमें, आप तो इसमें क्या है, गुणा भाग सिखा दोगे इस वाले ऑप्शन में भी और इस वाले ऑप्शन में भी, बार बार योग हो रहा है ये बात भी। दशमलव कैसे सीखेंगे बच्चे, दशमलव वो कलन विधि के द्वारा सीखेंगे, क्योंकि जब हम दशमलव बच्चों को बताएंगे कि दशमलव कहाँ आएगा तब उनके समझ में आ जाएगा। या दशमलव रखा जाता है बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस में और संख्या यहाँ रखी जाती है, तब उन्हें बताया जाता है कि दशमलव का रूप भी यहाँ आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ऐसे ही सही, सभी आंसर सही लगते हैं, लेकिन दिमाग लगा के क्वेश्चन करना है। पेडागोजी आपका दिमाग का खेल है, कोई भी पुस्तक आपको पेडागोजी नहीं पढ़ा सकती, गारंटी मैं आपको लिखवा के दे सकती हूँ, जब तक आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे, क्योंकि पेडागोजी सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है। हाँ साइकोलॉजी में ये कुछ चीजें फैक्चुअल हैं जो आपको पढ़कर जानी होती हैं, वो बात तो ठीक है, आप फैक्चुअल क्वेश्चंस पढ़ जाओगे और आपको समझ में आ जाएगा, उनसे प्रश्न आए तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें पूरा अपना दिमाग ही लगाना होता है। देख लेते हैं 8 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना बच्चों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से ऐसी कौन सी बात लिखी है जो बच्चों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सर्वाधिक उपयुक्त होगी, जो बच्चों को हमें सवाल हल करना सिखाना है, तो कौन सी बात इसमें बेस्ट है जो अच्छी तरीके से सिखा सकती है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। पढ़ लेते हैं हम चारों ऑप्शन। क्वेश्चन हल करना सिखाना है बच्चों को और बेस्ट तरीका बताना है कि वो कैसे कर सकते हैं। पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को। इसमें लिखा है शिक्षक को शुरू में ही समस्या के हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या कर देनी चाहिए, यानी कि जो सवाल है, मान लो ये सवाल है आपका, है ना, गुणा का सवाल ही है,
ये सवाल लिखा है, तो आपको क्या है, बच्चों को पहले ही सिखा देना चाहिए कि शिक्षक को शुरू में ही समस्या को हल करने में प्राप्त करने के चरणों को व्याख्या कर देनी चाहिए कि बच्चों पहले आपको 4 से 2 को क्या करनी है, मल्टीपल करनी है, यानी कि पहाड़ा पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। ये सारी चीजें बच्चों को सिखा देनी चाहिए कि ये बेहतर तरीका होगा किसी सवाल को मतलब समझाने का और हल करवाने का। बी पढ़ लेते हैं। बच्चों को उत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से प्रकार से अवलोकन करें। बच्चों को ये बात समझानी चाहिए कि बेटा जो ये क्वेश्चन दिया है आप इसको 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ के भी कर सकते हो, है ना, या फिर 4 4 को 2 बार जोड़कर भी इसका आंसर निकाल सकते हो, ये भी तो तरीका हो सकता है ना, ये भी तो एक तरीका ही है। या फिर बच्चों को ये भी कह सकते हो बेटा जो 2 का पहाड़ा है वो आप 4 बार भी पढ़ लोगे ना, या 2 पढ़ लोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर ये भी तो कह सकते हो कि 2 को हम 4 बार जोड़ लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी तो कई प्रकार के अवलोकन हो गए। गुणा को करने के तो 4 तरीके हो गए हैं, है ना। तो यही तो कहा है इसमें बी ऑप्शन में कि बच्चों को उत्साहित किया जाना चाहिए वे प्रश्न का बहुत से प्रकार से अवलोकन करें, मतलब चारों तरफ से देखें ये किस तरीके से हल हो सकता है। सी है अनुमान और सत्यापन अभिगम को कड़ाई से अथो उत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि अनुमान लगवाना चाहिए बच्चों से, बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा, और जो बात सच है उसी बात पर क्या है आपको कहना है कि बेटा आपको यही तरीका करना है। और हतोत्साहित का मतलब होता है कि उन्हें क्या कर देना चाहिए, बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना चाहिए, डीमोटिवेट कर देना चाहिए। एक तरीके से ये कहा है कि बस आपको अनुमान ही लगा सकते हो, आप तो कुछ नहीं कर सकते, ये बात बोलनी चाहिए। देखो ये बात बिल्कुल गलत है। कभी भी बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना है कि तुमसे नहीं होगा, कि तुम नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप जिंदगी में कभी टीचर बन भी नहीं सकते। और एक सबसे बेस्ट टीचर की यही पहचान है, वो अपने मूर्ख से मूर्ख बच्चों को भी कभी ऐसा नहीं करता है। क्योंकि कोई भी बच्चा आइंस्टीन निकल सकता है। आइंस्टीन ने 6 साल की एज में कुछ बोलना नहीं सीखा था, लेकिन आज उसी की वजह से हम बल्बों के उजालों में बैठे हुए हैं। तो किसी भी टीचर का ये दांत नहीं होना चाहिए कि किसी बच्चे को ये बोले कि तुम नहीं कर सकते हो। डी है शुरू में ही दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए, एक मिनट में से पूरा क्लोज कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। डी पढ़ लेते हैं। डी में लिखा है कि शुरू में ही दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देनी चाहिए, यानी कि वो छोटी क्लास का बच्चा है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक का, आप उन्हें क्या फॉर्मूलाज बता दो कि बेटा यही रूल लगेगा चाहे कुछ भी हो जाए। देखो फॉर्मूले पे कभी रट्टा नहीं लगवाना चाहिए, ये गलत बात है। जितना आप एग्जाम्पल के थ्रो या उदाहरण के जरिए से बच्चों को पढ़ा सकते हो, वो कभी फॉर्मूलाज काम नहीं आ सकते। अरे वो किसी दुकान पर जब सामान लेकर जाएगा तो वो क्या उस टाइम पे फॉर्मूला लगा पाएगा, ये बताइए, नहीं लगा पाएगा। उस टाइम सिर्फ उसका दिमाग जाता है, कोई फॉर्मूले की किताब उसके साथ नहीं जाती है। और हतोत्साहित वाली बात तो मैंने आपको मना कर दी, दो तो आपके हट चुके हैं। आपके ए और बी में से राइट आंसर है, वो आपको बताना है कि क्या होना चाहिए। देखो समस्या को शुरू में, अरे कौन सा टीचर है, मान लो अभी तो आपने उसे बता दिया कि हल करना आपको ऐसे है सवालों को, जब वो स्कूल में गया पेपर देने के लिए अगर वो भूल गया तो फिर क्या करेगा। तो उसे वो वाला तरीका तो उसे पता ही नहीं रहेगा जो टीचर ने उसे बताया। तो इसीलिए इसका बेस्ट आंसर आपका बी हो जाएगा कि बच्चों को उत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत प्रकार से अवलोकन करें। जब वो प्रश्न को देखेगा कि इसका आंसर तो 4 बार आ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में बताया, तो इस ऑप्शन में आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग लग रही है। 4 प्रकार से आप गुणा के सवाल को बच्चा हल कर सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमें बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाना है, रूल नहीं सिखाने, नियम नहीं सिखाने हैं, फॉर्मूला नहीं सिखाने, सवाल को कई प्रकार से करने का तरीका सिखाना होता है ताकि वो अपने जीवन में कभी मात ना खा सके। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझ लेते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कोई बात गलत लिखी है और वही हमको पहचाननी। ध्यान रखना अशुद्ध पूछा है, शुद्ध नहीं पूछा। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर देते हैं और क्वेश्चन गलत करा देते हैं। अशुद्ध पूछा है, पढ़ लेते हैं। ए में लिखा है गणितीय संरचना में, जो संरचना होती है गणित की, भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना आवश्यक है। देखो कहने का मतलब है जो गणित की भाषा होती है उसका परिशुद्ध यानी कि बिल्कुल ठीक और करेक्ट होना आवश्यक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो भाषा का मतलब ये जो संख्या दे रखी वही हो जाएंगे, अगर संख्या भी गलत हो जाती तब भी हमारा आंसर गलत हो जाता है। अगर हमने गुणा की जगह वहां पर भाग लिख दिया तब भी गलत हो जाएगा। तो जो भाषा लिखी होती है वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। लेकिन इन्होंने अशुद्ध पूछा है तो ये बात तो होगी नहीं। बी है गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं है। क्या ये बात हो सकती है कि गणितीय जो संरचना होती है हम उसमें अनुमान नहीं लगाते, देखो लगाते हैं, उसमें हम अनुमान लगाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कह सकते हैं ना, मान लो हमने कह दिया कोई बिल्डिंग को देख के कि बच्चों बताओ इसकी लंबाई कितनी होगी, तो कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर 10 मीटर है, 20 मीटर है,
30 मीटर की लंबाई होगी, कुछ भी बता सकते हैं। तो अनुमान लगाना तो एक जायज सी नॉर्मल सी बात है। फिर भी और पढ़ लेते हैं। उपयोगी नहीं है कहा है, अनुमान लगाना उपयोगी नहीं है। सी में लिखा है गणितीय ज्ञान की संरचना में परिकल्पना एक भूमिका है। देखो हाँ, परिकल्पना तो एक भूमिका, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम परिकल्पना करते हैं। मान लो अब आप कोई स्टूडेंट है दूसरी क्लास का, आपने उसे बुलाया, आपने कह दिया बच्चों एक बात बताओ कि 5 और 5 रुपए आपके पास है, 10 आपके दोस्त के पास है, 30 रुपए मेरे पास है, टोटल मिला के क्या हो गया। तो वो परिकल्पना दिमाग में ही तो करेगा, विजुअलाइजेशन तो दिमाग में ही करेगा। अब उससे ये तो नहीं कहेगा कि टीचर जी मुझे कॉपी दे दीजिए मैं इसको जोड़ लूं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, वो परिकल्पना कर सकता है। डी है गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई। बिल्कुल ठीक है कि तर्क तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तर्क नहीं होगा तो गणित नहीं हो पाती है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा था क्या अशुद्ध कौन सी। यही बात गलत है कि गणितीय ज्ञान की जो संरचना है उसमें अनुमान लगाना उपयोगी नहीं है। उपयोगी है भाई, उपयोगी है, अनुमान लगा सकते हैं हम, तभी हम अनुमान लगा के ही तो कह देते हैं कि भाई इस टैंक में कितना पानी आ सकता है, 700 लीटर पानी आ जाता है, 500 लीटर की टैंक होता है, अनुमान लगा सकते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अशुद्ध पूछा था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, इसे भी पढ़ लेते हैं हम आराम से। 10th क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, हम इसे आराम से पहले पढ़ लेते हैं, देखते हैं। इसमें लिखा है बच्चों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना बांछनीय है। मैंने आपको बताया बांछने का मतलब है कौन सी योजना सबसे कारगर सिद्ध होगी और सबसे बेस्ट होगी। तो बच्चों में गणित अधिगम का मूल्यांकन, गणित का आपने बच्चों का टेस्ट लेना है। पहले आपने क्या कह रहे बच्चों को गणित पढ़ा दिया, अब आप उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं कि बच्चों ने कैसा पढ़ा है और क्या सीखा है। तो कौन सी ऐसी योजना है जो सबसे बेस्ट तरीका होगा उनका मूल्यांकन करने का, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। अब देख लेते हैं इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में लिखा है बच्चों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता का मूल्यांकन। फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कि बच्चों की जो अपने उत्तर होते हैं उनको समर्थन देना चाहिए, यानी कि जो बच्चे आंसर देते हैं गणित का उसमें आपको समर्थन देना चाहिए। ये मूल्यांकन का महत्वपूर्ण क्या होता है, आपका धर्म होना चाहिए, महत्वपूर्ण अर्थ होता है। देखो मान लो आपने एक तरीका बच्चों को सिखाया गणित कराने का, वो भी बेस्ट है, लेकिन बच्चा अपने तरीके से भी तो हल कर सकता है ना, तो उसके उत्तर को भी क्या है हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उसने कोशिश की है पढ़ने की। तो ये बात बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। बाकी क्या हमें फिर भी अपने सारे ऑप्शंस को पढ़ना है एक एक करके। देख लेते हैं सेकंड, सॉरी, अब देख लेते हैं कि सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा। देखो सारे ऑप्शन पढ़ लें, आंसर तो हमें ये ठीक लग रहा है, लेकिन हमें फिर भी चारों ऑप्शन अपने पढ़ने पढ़ने हैं। बिना ऑप्शन पढ़े हुए अपने राइट आंसर तक मत पहुंचना, कभी गलती कर दो। फिर बी में लिखा है कि गणितीय शब्द संग्रह का विकास मूल्यांकन का आधार नहीं होता है, यानी कि जो गणित के शब्द होते हैं कुछ, उनका संग्रह करने कर लिया आपने, उसका विकास भी करवा दिया बच्चों को, यानी कि गुणा सिखा दी, भाग सिखा दिया, और प्लस के सवाल माइनस के सवाल सारे सिखा दिए। तो जो इनका जो विकास आपने कराया, इनका मूल्यांकन करना है आपको, उनका टेस्ट लेना है कि बच्चों को आता है या नहीं आता, तो ये एक आधार नहीं होना चाहिए। देखो ये बात गलत है, ये भी एक आधार है। जब आपने सिखाया है तो आप उन्हें पढ़वाओगे भी और देखोगे भी, तो ये भी एक मूल्यांकन का सही तरीका हो सकता है, लेकिन इसमें लिखा आधार नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। अब सी देख लेते हैं। सी में लिखा है समानता के लिए सभी बच्चों को एक समान कार्य दिए जाने चाहिए, यानी कि सारे बच्चों को एक ही प्रकार के सवाल देने चाहिए, एक ही प्रकार से उनका मूल्यांकन करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने 5 बच्चों को अलग क्वेश्चन दे दिए और 5 बच्चों को अलग क्वेश्चन दे दिए, तो ये समानता नहीं कहलाएगी आपकी, ये आपकी क्लास सही नहीं कहलाएगी, समावेशी शिक्षा नहीं कहलाएगी। तो दिए जाने चाहिए, ये बात तो गलत हो गई, सबको अलग अलग सवाल ही, मतलब सॉरी, इसमें कहा था समानता के लिए सभी बच्चों को एक समान कार्य दिया जाना चाहिए, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है आपकी, ये बात भी ठीक लग रही। फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डी लिखा है बच्चों को अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन में कहा है कि बच्चों के अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए, यानी कि जो बच्चे हैं उन्होंने अगर गलत उत्तर दे भी दिया तो आपको उसकी हंसी बनानी चाहिए। उपेक्षा का मतलब होता है हंसी बनाना है, उसकी मजाक बनाना। देखो ये बात बिल्कुल गलत है, ये कभी राइट आंसर नहीं, ये तरीका आपका गलत है। अगर मान लिया बच्चों ने गलत आंसर दे दिया तो हमें उसकी हंसी नहीं बनानी चाहिए, उसको सही उत्तर तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। कभी भी किसी भी टीचर का दायित्व नहीं होता है कि किसी बच्चे की हंसी बनाए, तो ये भी बात आपकी गलत हो जाएगी। अब बताइए इसमें जो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या लग रहा है गणित सिखाने में, क्या करना चाहिए आपको। देखो इसका जो गणित का जो सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों को सिखाने का, वो है आपका फर्स्ट, राइट आंसर इसका फर्स्ट है। कैसे, ये भी एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों को अपने उत्तरों को समर्थन देना चाहिए, यानी कि जो बच्चों ने आंसर दिया है उसमें समर्थन देना चाहिए,
ये एक महत्वपूर्ण आपका क्या है, आकलन करना है। इससे पता चल रहा है कि बच्चे ने क्या सीखा और किस प्रकार से सीखा है। तो इसका राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी की जो बातें वो गलत बताई गई हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है आपके, आई थिंक इतने ही क्वेश्चन रखे गए थे। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और डेली की क्लास आपकी 6:10 पर होती है, तो डेली क्लास लेने के लिए आप 6:10 पर लाइन सॉरी ऑनलाइन ये लाइव आ सकते हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।